Now we come to our second section, in which we will learn little about the water chemistry, कि पानी में केमिस्ट्री क्या है जिसको हमने डील करना है, और उसका इम्पैक्ट क्या है आरओ के ऊपर। तो अब पानी की कंपोजिशन को भी डिस्कस करेंगे इसमें हम, और इसके में हम कोशिश करेंगे कि हमें पता चले कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि वाटर केमिस्ट्री में परफॉर्मेंस ऑफ आरओ प्लांट को इन्फ्लुएंस करते हैं। पानी में हमारे पास जो पानी के हम जनरली कैटेगराइज करते हैं, हम उसको कहते हैं टोटल सॉलिड्स। इसमें कितने हैं टोटल सॉलिड्स की दो टाइप्स हैं, वन सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड अदर इज डिसॉल्व सॉलिड्स। डिसॉल्व सॉलिड्स वो हैं जो आपके अब 103 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आप इवेपोरेट करें तो वो आपकी पेट्री डिश पे या आपके जितने रिटेन हो जाते हैं वो डिसॉल्व सॉलिड्स होते हैं इसमें। अब सस्पेंडेड सॉलिड में क्या चीजें आती हैं, इसमें आपकी डर्ट आती है, सैंड आती है, सिल्ट आती है, और माइक्रोब्स भी आ जाते हैं, एल्गी, बैक्टीरिया, ये सारे हमारे सस्पेंशन हैं। और इसके जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं वो मिलीग्राम्स पर लीटर हैं या पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि वाटर के केस में डेंसिटी ऑफ वाटर इज वन, इसलिए वॉल्यूम टू वॉल्यूम और मास टू वॉल्यूम यूनिट डेंसिटी वन दोनों के ये सेम होंगे, इसलिए हम उसको पीपीएम भी कह सकते हैं, पार्ट्स में भी पार्ट्स पर मिलियन और मिलीग्राम्स पर लीटर भी। मिलीग्राम इज मास यूनिट और लीटर इज वॉल्यूम यूनिट। मास बाय वॉल्यूम रेशो ले लें या मास बाय मास ले लें, क्योंकि डेंसिटी वन है तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। नाउ टोटल डिसॉल्व सॉलिड जो पानी में है, जो पानी में टोटल डिसॉल्व सॉलिड की जो कंपोजिशन है उसमें हमारे पास कैटाइंस और एनाइंस मेनली होते हैं। कैटाइंस में आप देख रहे हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, और एनाइंस में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फेट, सिलिका। और इसमें जो कैटाइन एनाइन है ये बेसिकली ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। हो सकता है सोडियम जो है वो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में हो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे, या सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में हो, मैग्नीशियम है मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्म में हो, या मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्म में हो। इसी तरह सिलिका है सिलिका ऑक्साइड की फॉर्म में हो सकता है। तो ये कंपोजिशन इनकी जो वेरी करेगी, और कुछ आयन जो है वो इक्विलिब्रियम में, जिस तरह H2O है तो वाटर जो है वो अपने इक्विलिब्रियम में रहता है। जो केमिकल इंजीनियर हैं दे नो, और जिन्होंने केमिस्ट्री को थोड़ा नॉलेज है उन्होंने इसको अच्छी तरह से समझा हुआ है कि हम इक्विलिब्रियम को किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। जब H2O है तो वो इक्विलिब्रियम में होता है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, तो वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट भी कर सकते हैं। जो अदर कंटेमिनेंट हैं वो हमारे ऑर्गेनिक आ जाते हैं, पेस्टिसाइड्स आ जाती हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, कलर है, कुछ कलर कॉजिंग है, टेस्ट है, ऑर्डर है, हैवी मेटल्स भी हैं जिसमें आपको एल्युमिनियम वगैरह है, आयरन है, ये चीज़ें भी आपकी कई दफ़ा पानी में आ जाती हैं। Next, just we are talking about the chemistry and the terms which will be used in our preceding sections. तो इसमें pH है, pH का scale, everyone knows it is the concentration of hydrogen ion in the water, and normally 6 to 8 water, 6.5 to 7.5 or 8 is the neutral water, which is we can drink that water. Now the important thing is to understand, that's the point which I want to explain you guys. pH का इफेक्ट है टेम्परेचर के साथ, और जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है pH हमारी कम होती जाती है। आप देखें कि अगर 0 डिग्री पे पानी का अगर हम देखें यहाँ पे 7.5 pH थी, तो 20 पे जाके ये अराउंड 7.2 हो गई, 50 पे आके हमारी अराउंड 6.67 के करीब आ गई। और इसी तरह अगर आप देखें 100 डिग्री पे आप जा रहे हैं तो ये पानी की pH जो है इट इज 6.1 और 2। अब ये डिफरेंस क्यों है? अब इसमें बेसिकली जैसे ही पानी के अंदर जितना कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स होते हैं HCO3,
वो बेसिकली इवेपोरेट हो जाते हैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे ही आयन डिसोसिएट होता है तो वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है, और एच आयन ज्यादा, ये जो नीचे मैंने रेड में लिखा हुआ है वाटर का, जैसे ही वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो वो एच आयन जो है वो डोमिनेट करेंगे, और उसकी पीएच जो है वो एसिडिक रेंज में जाती रहेगी। तो ये पीएच और टेम्परेचर का रिलेशन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप देखेंगे कभी आरओ की फीड के ऊपर अगर आपका या प्रोडक्ट का पीएच चेंज हो रहा है तो वो सम टाइम उसका इम्पैक्ट टेम्परेचर की वजह से भी होता है। ये नॉलेज आपको थोड़ा सा होना चाहिए कि जब आप ख़ास तौर पे जब हम स्पेशली जब हम देखते हैं सरफेस वाटर ट्रीटमेंट में जाते हैं और उसको हम ओपन टैंक स्टोरेज में रखते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का और वाटर का फीड टेम्परेचर वो सम टाइम चेंज होता है, तो दैट कॉज द चेंज इन फीड वाटर पीएच एज वेल। लेकिन बोर वाटर के केसेस में जब हम डायरेक्ट बोर से पानी लेके आरओ को फीड कर रहे होते हैं, उन केसेस में पीएच और टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का भी यही रिलेशन है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो जितने इट इज बेसिकली मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, कि आपके जितने आयन ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा कंडक्टेंस आपकी होगी। और इसके जो यूनिट्स हैं इसको हम मिली और माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं जैसे टीडीएस आपके सपोज 10,000 है, तो ये आपका ये तकरीबन आपका 15 के करीब मिली सीमेंस कंडक्टिविटी आ रही है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड द टीडीएस। तो उसमें जो भी आप आरओ प्लांट ऑपरेट कर रहे हैं या आप आरओ को डिजाइन कर रहे हैं, अगर जो ऑपरेशन के खास तौर पे लोग हैं, तो रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड द टीडीएस है, तो वो आप लैब में टेस्ट करके कंडक्टिविटी पहले 25 डिग्री पे चेक करें और फिर टीडीएस चेक कर लें लैब में, तो वो आपके पास फैक्टर एक आ जाएगा जिसको आप एक रेफरेंस पॉइंट फॉर फ्यूचर रख सकते हैं। दुनिया में टीडीएस मीटर नहीं बनते। नॉर्मली जो प्रिंसिपल है बैक साइड पे वो कंडक्टिविटी का ही चल रहा होता है, लेकिन डायल जो उसके ऊपर मेजरिंग रेंज दिया जाता है वो टीडीएस ऊपर लिख दिया जाता है, लेकिन उसका फैक्टर होता है डिफरेंट कंपोजिशन के। 0.6 का फैक्टर है, सपोज 1000 कंडक्टिविटी है और 600 टीडीएस है, इट मीन द इट्स फैक्टर इज 0.6। तो वो हम फैक्टर को उसमें एडजस्ट कर लेते हैं और उसके मुताबिक टीडीएस चेक करते हैं। डायरेक्ट जो है आप ऑनलाइन टीडीएस मेजर एग्जैक्ट नहीं कर सकते, वो आपको लैब में ही करनी पड़ेगी। अब आप इसमें देखें इसका जो कंडक्टिविटी पे भी टेम्परेचर का इम्पैक्ट है। सम टाइम आपके प्रोडक्ट की कंडक्टिविटी या फीड की कंडक्टिविटी पानी की बढ़ जाएगी, और वो जो कंडक्टिविटी है ऑन 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर वी एक्सपेक्ट के 2 to 3% के करीब कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये चार्ट आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करेगा इस पे। अब हम ये थोड़ा सा मैंने आपको एक चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कंडक्टिविटी हर बंदे एंड का द थोड़ा हाई हो टीडीएस। गया। इसमें डिफरेंट कंपोजिशंस हैं जो प्रिपेयर की गई हैं। आप फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं कि 23 कंडक्टिविटी आ रही है पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के। इसकी अगर कंसल्टेंसी जो उसमें PCl क्लोराइड जो कंसंट्रेशन है या TDS है वो आपको 11.6 है और इसकी कंडक्टिविटी 23 है, और अब इसका जो फैक्टर बन गया 0.5 बन गया। इस तरह हम जो है देखते हैं कि जब हम कंडक्टिविटी 80,000 पे जाते हैं, तो अगर हम लास्ट मैं रो की बात कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ लास्ट पे अगर 80,000 कंडक्टिविटी देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बना रहे हैं इसका, तो इसकी ये आपका रुमाल कंसंट्रेशन होगी तकरीबन TDS 48,000 के करीब। जब जिस तरह ऑयल की कंसंट्रेशन वेरी कर रही है, इसी तरह कंडक्टिविटी भी वेरी कर रही है। तो इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है TDS का विद कंडक्टिविटी। और वो जो कंडक्टिविटी आपने बेसिकली आरओ प्लांट के लिए फीड प्रोडक्ट और रिजेक्ट की कंडक्टिविटी के लिए आपने कंडक्टिविटी को भी ऑनलाइन और TDS को भी लैब में मेजर करना है। आपको एक फैक्टर दे देगा
जी, ये मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन आपके लिए बनाया है कि जो हमारे पास जो वाटर है उसको हम कैटेगराइज करते हैं फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और सी वाटर में। हम फ्रेश वाटर या उसको टैप वाटर भी कहते हैं। तो टैप वाटर का जो तकरीबन ऐसा पानी की जो टीडीएस है लेस देन 1000 है। तो ब्रैकिश वाटर की जो कंपोजिशन है वो 1000 से 10,000 TDS जिस milligrams per liter हो, तो that is normally called in our water language के that is a brackish water, और 15,000 से ज्यादा जिसके TDS हो that is called the sea water। and जो ionic composition है वो vary करती है fresh water, brackish water और sea water में। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसमें सोडियम क्लोराइड, सल्फेट, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट एंड अमोनिया। ये जो कंपोजिशन है ये वाटर में वेरी करती है, जिसको मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है।